everyone, I'm Rishikesh and we welcome you to our special series, The Economic Times Cutting Chai Stories. Before we begin, let me set the context right. The Economic Times Cutting Chai series is a series of candid conversation where we take you through the inspirational journeys of influential people. और आज हमारे साथ एक काफी स्पेशल गेस्ट है, एक ऐसा इंसान जिसने बिजनेस की परिभाषा बदल दी। ये दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी के शिष्य हैं। He gained his knowledge from Vedas and ancient science. And today he's leading India's most influential brand called Patanjali Ayurveda. I would like to welcome Mr. Acharya Balakrishna Ji, CEO Patanjali Ayurveda, and many other titles. Let's find out. ऋषिकेश जी, आपको भी और आपके माध्यम से आपके पूरे चैनल को और बाकी जितने भी दर्शक और श्रोता हैं उन सबको भी मेरा सादर प्रणाम और मेरी शुभकामनाएं। जी, मतलब वो पहली चीज तो मैं पूछना चाहूंगा, ये जो आपने पीछे पौधा लगाया हुआ है, मतलब क्या ये बहुत कम लोग मैं देखता हूँ कि जो यार लाइव पौधा लगाते हैं। हमने पहले बात की थी, तुलसी का पौधा है। कुछ स्पेशल चीज होती है तुलसी का पौधा ऑफिस में लगाने? तुलसी को हमारे परंपरा में भी बहुत महत्ता दी गई है। यदि हम उसको स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से देखें, या मैं यूं धार्मिक संप्रदाय की बात मैं नहीं करूंगा, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूंगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी सबके लिए समान होता है। जैसे कि एक तुलसी का पौधा घर पे रखने से विविध तरह के जो बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं उनको किल करने में वो मदद करता है। आजकल लोग विविध तरह के वो लगाते हैं ना, कि एयर फ्रेशनर लगाते हैं लोग। तो हमारे भाई ये हम तो जड़ी बूटी वाले आदमी हैं, तो हम अपनी जड़ी बूटी से काम चला लेते हैं और दुनिया को भी कहते हैं कि भाई जड़ी बूटियां, तो जड़ी बूटियों के लिए हम नहीं हैं, हमारे लिए जड़ी बूटियां हैं। इसलिए अपने लिए जड़ी बूटियों को हमको रक्षित करके सुरक्षित रखना चाहिए। और मैं एक बात और बता दूं ऋषिकेश भाई, ये भी सब लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि मैं रिसर्च का अनुसंधान का काम भी देखता हूँ। मेरी पूरी टीम साइंटिस्ट लोग काम करते हैं। अभी एक इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में काफी एक अच्छा आर्टिकल पब्लिश हुआ कुछ समय पहले, जो अपने घरों में या अपने ऑफिसेज में यदि लाइव प्लांट्स रखते हैं तो वो जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है। तो आज तो सारे स्ट्रेस में है, तो ऐसी मेडिकेशन यदि आपको उपलब्ध हो तो जरूर यूज करना चाहिए। तो मैं यूज करता हूँ। मैं चाहूंगा कि अगली बार इंटरव्यू ले तो आपके पास भी कोई पौधा दिखाई। जरूर, मतलब ये बात डेफिनेटली नोट करेंगे और हम जरूर रखेंगे। एक्चुअली ये मेरा डेस्क नहीं है, लेकिन मेरे डेस्क पे छोटे छोटे कुछ पौधे हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि यार ये जो जड़ी बूटियों के साथ जो आपका रिश्ता, आपकी दोस्ती है, वो तो आज की नहीं लगती। मतलब ये काफी पुराना रिश्ता है। तो हम चाहते हैं कि आप हमें लेके जाएं जहां पे आपको जिंदगी की समझ आने लगी। आप मतलब 4-5 साल के जब हो जाता है मतलब बच्चा, तो वो समझने लगता है चीजें कि कैसे क्या हो रहा है। तो हम उन दिनों में जाना चाहते हैं जब आचार्य जी 4-5 साल के थे, तब कैसे थे, उनके दोस्त क्या थे, कहाँ पढ़ाई लिखाई की, उनके पिताजी माताजी कैसे थे, कैसी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की, इसकी वजह से आज इस मुकाम पे आप आ खड़े हैं। जहां आज हम खड़े हैं, मैं ऐसा मानता हूं ये तो परमात्मा की कृपा है, बड़ों का आशीर्वाद है और लोगों का प्यार है। ये 3 चीज हमेशा रखना आप अपने सर पर। जो आपके जीवन में उन्नति और समृद्धि है तो 3 लोगों की वजह से है, यदि अवनति है तो हमारी स्वयं की वजह से है। बाकी तो फिर भी हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो परमात्मा की कृपा सबको है, अनवरत है। हम किसी भी नाम से पुकारे ना पुकारे, हम चाहे ना माने, पर उसकी कृपा ये दुनिया के अंदर हर साइंटिस्ट इस बात को मानता है कि दुनिया की जो एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, जैसे इसमें से पृथ्वी में से एनर्जी निकलती है और सूर्य में से एनर्जी आती है, इसी तरह से जो दृश्य जगत है, अदृश्य जगत है, सब जगह से एनर्जी आती है, जिससे हमारा यह शरीर चलता है। तो शरीर चलता है तो हमारी जो मन है, अंदर की जो हमारी चेष्टाएं, क्रियाएं, हमारी सोचने की, विचारने की या हमारे कार्य करने की, आपने देखा होगा सडनली आप काम कर रहे होते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर सडनली ऐसा लगता है अरे मैं तो आज डाउन फील कर रहा हूँ, आज तो मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ, आज तो मैं बिल्कुल नहीं अलोन फील कर रहा हूँ, पता नहीं कितनी फीलिंग्स आती हैं। तो सडनली वो फीलिंग्स कहाँ से आती हैं? तो ये इसका मतलब है कि वो फीलिंग्स के लिए कहीं ना कहीं से बाहर की जो एनर्जी है वो आपको कोई मदद भी कर रहा है, कोई आपको परेशान भी कर रहा है। तो परेशान करने वाले तत्व हमारे रिसेप्टर तो हमारे अंदर है भाई, सारी एनर्जी बाहर है, हम किसको रिसीव करते हैं ये भी तो हमारे ऊपर निर्भर है। तो अपने रिसेप्टर को ठीक रखें, ये काम हमको करना चाहिए। और ऋषिकेश भाई, आपका तो नाम ही ऋषिकेश है, मैं वेद मंत्र एक से शुरू करना चाहूंगा बात को। एक वेद मंत्र बहुत सुंदर है। वेद मंत्र में लिखा है यस्मिन् ऋचः साम यजंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना वाविवारा। उसका सिंपल सा अर्थ है
कि बोले ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए हमको दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं आपको, नॉलेज के लिए दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉलेज संसार में नहीं है, नॉलेज तो बोले तुम्हारे अंदर है। तो आप कहते हैं फिर ये बेकार है स्कूल कॉलेजेस और दुनिया, ये नई नई टेक्नोलॉजी पढ़ना, ये करना, ये क्या है? भाई ये बेकार नहीं है, पर मैं ये भी आपको समझा देना चाहता हूं कि नॉलेज ग्रहण करने के लिए आप कॉलेज जाते नहीं हो, नॉलेज के लिए आप स्कूल जाते नहीं हो, फिर आप जाते किस लिए हो? जाते इसलिए कि जो अंदर की जो ताला है ना, थोड़ा लॉक जो है ना थोड़ा स्ट्रांगली लगा हुआ है, उस लॉक को खोल दिया जाए, की ऐसी मिल जाए, तो वहां तो हम की ढूंढने के लिए जाते हैं, चाबी के लिए जाते हैं, इधर होगा तो उधर से खुलेगा। सारे कॉलेज में पढ़ करके एक लेवल पर क्यों नहीं पहुंचते? कुछ कुछ बिना कॉलेज के भी अच्छी जगह क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि जिसको सही चाबी मिल गई, भाई इधर का ताला खुल गया तो मामला बन गया, तो उसी को खोलने के लिए वहां जाते हैं, क्योंकि चाबी ताले जो है ना खोलने के जो जैसे कहने चाबियां वहां मिलती हैं, कभी कभी किसी को नहीं मिल पाती है। नहीं नहीं, जैसे आपने ये बताया कि ये बहुत सहजता से आपने एकदम डीप बात कही कि यार ये जो ताला और दिमाग का जो एक कंपोजिशन है कि यार कैसे हम अनकवर करें ये चीज को, सब तो अपने अंदर है जैसे आप कह रहे हो। जैसे आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिसेप्टर्स हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि आप मतलब आप एकदम से मॉडर्न चीजें भी बता रहे हो, वो सहजता से बता रहे हो, लेकिन यही सारे जो ताले थे, चाबियां थी, जब आप ढूंढने गए थे, वही कह रहा हूं मैं, वही पूछना चाह रहा था कि जब आप 5-6 साल के थे, तो आप क्या ऐसे ड्राइविंग फोर्स थी, क्या ऐसी बात हुई कि आपने अब एक तरीके से अपनी जिंदगी बिताने की इच्छा जताई? बचपन की ओर देखें तो हमारा बचपन नॉर्मल बचपन से हट करके रहा। बचपन सबका होता है, पर हमारा अलग इसलिए रहा, हम बहुत, मेरे पिताजी छोटी छोटी नौकरियों के लिए, मूलतः हमारे पिताजी नेपाल से हैं, फिर वो भारत में बहुत सारी जगह नौकरी ढूंढने के लिए घूमते रहे, कभी माँ को साथ में लेकर के आते थे। मैं भारत में पैदा हुआ, भारत में पैदा होने के बाद में थोड़े से समय के लिए मैं नेपाल में चला गया, थोड़ी सी समय की एजुकेशन में थोड़ा बड़ा हुआ, तो पूरा एजुकेशन मैंने भारत में सब जगह पर, मैंने दिल्ली में एजुकेशन लिया, हरियाणा में लिया, मैं बनारस में रहा, तो इतने गुरुकुलों के मैंने खाक छाने हैं कि शायद ऐसा लगता है कि लोगों को तो नौकरी में ट्रांसफर होता, मेरे तो पढ़ाई में ट्रांसफर होती रही। तो उस तरह से मैंने किया। तो बचपन हमारा नॉर्मल भी नहीं था, सहज में नहीं था। पर मैं बचपन से नेपाल से फिर दोबारा क्यों आया? जब बचपन में माता पिताजी लेके गए थे तो मैं इसलिए आया था क्योंकि मुझे एक अंदर से एक लगाव था, मुझे शास्त्र पढ़ना है, मुझे अपनी परंपरा को जानना है, क्योंकि हमारी जो घर की जो परिवेश है थोड़ा सा आध्यात्मिक है, थोड़ा सा धार्मिक टाइप है, थोड़ा कर्मकांड पूजा करते। तो जब पंडित जी बैठ करके हवन कराते थे, मंत्र पढ़ते थे या ऐसी चीजें करते थे, तो मेरे को बड़ा आकर्षण लगता था। मुझको ऐसा लगता था जब ये करते हैं, मैं भी किताबें लेकर के, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में ही था, तो मैं उस श्लोकों को पढ़ने का प्रयास करता था। तो मेरे को याद है आज भी, वो 3री कक्षा की मेरी किताब में त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो उसमें था लास्ट में, जो वो संस्कृत की पहली किताब थी, तो उसके अंदर तो मैंने सबसे पहले उसको रट लिया था, मुझे स्मरण है। तो इस तरह से क्या है कि अंदर की कोई शक्ति थी या कोई अंदर की कोई ऐसी एनर्जी थी जो वो छटपटा रही थी, कहीं की तेरी जगह ये नहीं है, तुझे कहीं ना कहीं से निकलना है। तो शायद इसको किसी भी रूप में आप कह सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि जहां बचपन का परिवेश रहा वो बहुत ही प्राकृतिक परिवेश था, वो पहाड़, नदी, झरने, पेड़ पौधे। और तीसरी चीज, अब इसको इत्तफाक कहो आप चाहे, ये किसी जैसे कहते हैं ना किसी सुप्रीम पावर का कोई प्लानिंग कहो, कुछ भी हम कहें, पर जो था वो ये था कि मेरी माँ अक्षर ज्ञान शून्य है। पिताजी तो थोड़ा बहुत सिग्नेचर करके थोड़ा बहुत पढ़ लिखते लेते थे, पर माता जी को अक्षर ज्ञान नहीं। पर वो माता मेरी ऐसी थी, गांव के आसपास के लोग बीमार होते थे तो दवाई लेने के लिए आया करते, यानी कि कुछ कई रोगों की दवाइयां वो बता दी थी। वो ऐसा नहीं कि लोगों को ही बता दी थी, वो हमारे पर भी बहुत एक्सपेरिमेंट कहूं चाहे ट्रीटमेंट कहूं, कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो मुझको डर लगता था कि कभी मेरे को माता जी गला खराब है, तो मैं कहने से डरता था क्योंकि माता जी कोई कड़वी चीज पिला देगी, वो ले आती थी। पर उससे क्या लाभ हुआ कि मुझको जो 5-6 साल के बच्चे को, 8-7 साल के बच्चे को, मुझको पता था कि यदि सर दर्द होगा तो ये इसको घोट करके पिलाई जाता है, बुखार होगा तो इसको पिलाया जाता है, और यदि कहीं शरीर में दुखेगा तो ये पिलाया जाता है। तो सहजता से, जैसे कहते हैं ना, एक सब्जेक्ट का नॉलेज देने का जो एक प्रारंभ था वो मेरी माँ थी।
और मुझको, मेरे को जो सारी बचपन की कहानी याद आती है तो माँ से मिलना बहुत कम होता है। अभी कुछ समय पहले यहाँ आई हरिद्वार में, तो एक दिन मैंने बैठ करके मैंने कहा माँ देखो, तुमने मेरे को विधिवत तो आयुर्वेद सिखाया नहीं, पर जो आपने जो इधर उधर करी थी मुझे याद है। अभी मैं डायरी लेकर बैठ गया, मैंने कहा माँ अब जरा बता मैंने फिर शुरू हुआ। मेरे को ताज्जुब लगा, ये विचित्र बात है कि आज तक हम तो बीच में 20 साल माँ से मिला भी नहीं मैं। तो उसके बाद में मेरे को ये ताज्जुब लगा कि माँ को उतनी तो विद्या मैंने ली नहीं थी, माता को जितना पता था वो तो बेसिक सी चीज ली थी। फिर उसके बाद हमने, जैसे मैंने कहा कि घर से बाहर निकले, फिर गुरुकुल में हमने अध्ययन किया, गुरुकुल में रहे। तो गुरुकुल में भी पढ़ते पढ़ते मेरे को एक चीज समझ में आने लगी कि मैंने कहा नहीं, मेरा जीवन का जो मकसद है, मेरा मकसद ये नहीं है कि लोगों की तरह से, जैसे क्योंकि मेरे को कौन कौन सी चीजें मैं आपको बताता हूँ मुझे परेशान करती थी। 2-3 चीजें ऐसी जो बहुत परेशान करती थी, जैसे कि एग्जाम में लोग चीटिंग करते थे। मेरे को लगता था हम यह चोरी कर करके हम क्या बनेंगे। तो जैसे बच्चों को देख करके ना मेरे को अंदर से मेरे को चीजें कचोटती थी। मैं बहुत सेंसिटिव आदमी, बहुत ज्यादा संवेदनशीलता। इतना ही नहीं, हम लोग गुरुकुल में होते तो गुरुकुल में क्योंकि बहुत साधन कम होते हैं, दिल्ली में ही है हमारा गुरुकुल जहाँ मैंने पढ़ा है, अभी भी है वो गुरुकुल गौतम नगर, एक आपके जो है ना एम्स के सफदरजंग के पीछे की तरफ है। तो बच्चे जैसे लोग आते थे, खाना बढ़िया तो नहीं, रूखा सूखा मिलता था एकदम, दाल मतलब बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही जीवन के जो अंतिम पड़ाव से हमने शुरू किया। तो वहां भोजन पकवान तो तब कभी मिलते थे, जैसे किसी का बर्थडे होता था, कोई आकर के वहां पर कि यहाँ पर संस्कृत के बच्चे पढ़ते हैं उनको खिला दिया जाए, या किसी की मृत्यु हो जाती थी तो चलो भाई तेरहवीं या जो भी बाद में जाकर के ब्रह्म भोज कर दें, तो मिलते थे। तो बच्चे बैठ करके, जैसे कई बार होता है ना, थाली बजा रहे हैं या कटोरी चम्मच का थोड़ा वो रहे बैठे, तो मुझको वो भी फील होता था। मुझको लगता था कि ये लोग इस तरह से क्यों करते हैं, ये लोग आए हैं देने के लिए। तो मेरे को, मैं उस चीज से बेचैन होता था। तो बेचैन होकर के मैंने फिर दवाई ढूंढ ली थी अपने आप। तो मुझको लगता था कि लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं। जब मैं बहुत देर सोचता था, फिर मेरे को ये लगता था कोई ये थोड़ी कहेगा कि यहाँ मैं चला भी जाऊंगा ये तो ऐसे ही करेंगे ना, तो कोई ये तो नहीं कहेगा कोई बालकृष्ण नाम का एक लड़का था कि वो ऐसा कर रहा था। मैंने कहा तेरे को क्यों परेशानी, मैंने कहा संस्था का, गुरुजनों का जो चलाते हैं उनको चिंता करनी चाहिए। तो उस लेवल की संवेदना को लेकर के हमने यात्राएं शुरू करी। उस भावना के साथ में फिर मेरे को लगा नहीं मुझे और कुछ करना है। फिर मैं गुरुओं की तलाश में फिर बनारस गया, फिर मैंने हरियाणा गुरुकुल कालवा से पढ़ाई करी, फिर संपूर्णानंद से भी मैंने पढ़ाई करी। तो इस तरह से अलग अलग, पर मेरा मुख्य मकसद था, हाँ, फिर जब मैं गुरुकुल कालवा पहुंचा तो भी इत्तेफाक से मुझे एक ऐसे वैद्य जी मिल गए जो आयुर्वेद के वैद्य, बलराम जी, मैं नमन करता हूँ, इस दुनिया में नहीं है अभी वो। तो वो आयुर्वेद के बहुत निष्णात थे। हम शास्त्र पढ़ रहे थे पर मैं आयुर्वेद में ही बैठता था उनके पास जाकर के। वो पढ़ाते नहीं थे, कॉलेज उस तरह से नहीं था, पर वो प्रैक्टिस करते थे, उनका क्लिनिक था और वहीं पर ही गुरुकुल के अंदर ही। और वो मैन्युफैक्चर, एक छोटी सी इकाई थी, यूनिट थी, बहुत छोटी फार्मेसी, जो अपने पेशेंट्स के लिए मेडिसिन बनाते थे। तो बैठना, घंटों देखना, सीखना। और एक चीज उनसे मैंने और सीखा, मैं अपने वैद्यों को, जो हमारे डॉक्टर्स हैं अभी 2000 से ज्यादा, उनको भी मैं इस बात को सिखाता हूँ, बोलता हूँ। मैं कहता हूँ भाई सुनो, स्वाध्याय नियमित रूप से करो। स्टडी जो है ना, नई चीजों को जानने के लिए आपको परफेक्ट रखना पड़ेगा। यदि आप समय के चाल में चाल मिलाकर नहीं चल पाए तो मेरे भाई आप ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे परिवार हो, चाहे स्वभाव हो, चाहे समाज हो, हर जगह पर आपको बिल्कुल अप टू डेट रहना पड़ेगा। ये हमने वहां से सीखा। तो यह जर्नी, आप पूछोगे, आप सोचोगे आपने प्रश्न तो पूछा नहीं, मैंने तो सारे उत्तर दे दिए। तो प्लीज प्रश्न पूछ लो, फिर नहीं उस ढंग से उत्तर देता हूँ। वो तो है, मतलब ये आपने बताया, मतलब मैं अभी विजुअलाइज कर पा रहा हूँ कि कैसे आपकी शिक्षा शुरू हुई, किस तरीके से, मतलब आप नेपाल थे कुछ, फिर बाद में आपने बहुत सारे बेस बदले, हरियाणा गए, उसके बाद गुरुकुल में आपकी पढ़ाई हुई। तो गुरुकुल में बताइए कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मतलब मैं तो 99% लोगों को पता नहीं होगा गुरुकुल होता क्या है, गुरुकुल में पढ़ाई क्या होती है। उसके मतलब मेरी जो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है मुझे बताती है कि चलो भाषा, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, वो तो गुरुकुल ने कवर कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात, और जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, गणित ये चीज है, ये गुरुकुल में कैसे सिखाई जाती थी? मतलब मैं आपको बता दूं, जो आज हम कर रहे हैं, गुरुकुल से हमने क्या पाया? गुरुकुल से पाया हिम्मत। गुरुकुल से क्या पाया? गुरुकुल से हमने पाया पुरुषार्थ। आज भी हमारे मॉडर्न स्कूल भी चलाते हैं हम लोग, सीबीएसई वाला भी चलाते हैं, संस्कृत वाला गुरुकुल भी हम चलाते हैं। सब जगह पर बच्चों को हम कॉन्फिडेंस को भरते हैं। पहले हमने उन गुरुकुलों में जो पाया ना, वहां पाया कि यदि तुम सही हो
तुम सारी दुनिया से लड़ सकते हो। हमने पाया कि जीवन की मर्यादाएं क्या है, हमने पाया कि हमारा अतीत और इतिहास क्या है, हमारे महापुरुष क्या हैं, वीर क्या हैं, शहीद क्या हैं, क्रांतिकारी क्या है, महापुरुष क्या है, उनका इस कंट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूशन था और उन्होंने क्यों अपने आप को इस चीज के लिए लगाया। सब तो जितने भी हमारे, जैसे हमारे जब हम शहीदों को पढ़ते हैं, हमारे क्रांतिकारियों को पढ़ते हैं, किसी के भी आप बायोग्राफी, किसी के भी जीवन चरित्र उठा के देख लीजिए कि भरी जवानी में उनको क्या पागलपन छाया था भाई। भगत सिंह को, सुखदेव को, राम प्रसाद बिस्मिल को, चंद्रशेखर आजाद को, अस्माउल्ला खां को क्या बीमारी थी इनको भाई। ठाट से ये भी अपना ब्याह करते, घर बसाते, दूसरों की जगह मौज मस्ती करते, छोड़ दिया घर, निकल पड़े घर से। स्वामी विवेकानंद, महर्षि स्वामी दयानंद, बहुत सारे हैं, इनको क्या पड़ी थी। तो हम उनको पढ़ते थे तो हमारा हृदय जो है ना रोमांचित और पुलकित होता था। तो मेरे आदर्श, कभी हम लोगों का आदर्श कोई बिजनेसमैन नहीं था, कभी बिजनेस को नहीं पढ़ा, हमने कभी भी किसी भी रूप में उन लोगों को न जाना, न समझा, न समझने का प्रयास नहीं किया। आज भी मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जब योजनाएं बनाते हैं, बिजनेस के लिए बात होती है, तो आप क्षमा करिएगा, क्या कंपनी का क्या उसका पोर्टफोलियो है, किस तरह के उसके काम करने का शैली है, ढंग है, क्या रिसर्चेज हुए हैं, कैसे कंपनी बढ़ती है, कैसे डाउन जाती है, हम लोग नहीं उस दृष्टि से करते। तो आपको बड़ी विचित्र लगेगी बात। हम करते हैं कि हमको परफेक्ट करना है, गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन सिस्टम उसको करना है, बिजनेस करना है, तो आपको एडवांस जो चीजें हैं जो सोसाइटी के अंदर चल रही हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आईटी का आदमी नहीं हूं, हमने हमारे सिस्टम के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग आईटी सॉल्यूशंस हमने बनाए हैं कि हमारे पास अभी रियल टाइम पूरी ट्रेसेबिलिटी, पूरी मॉनिटरिंग, स्टॉक इन्वेंट्री से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट तक का पूरा सोल्यूशन है, इन हाउस है। तो ऐसा नहीं, हम ये मानते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि जिस दुनिया में आपको जाना है ना ऋषिकेश भाई, मैं एक ही चीज सबको कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं या जो बिजनेस में हैं या जो समाज में है, मेरा तो एक ही चीज कहना है कि आपको जिस तरफ जाना है आप जा सकते हैं, जहां पहुंचना है आप पहुंच भी सकते हैं। मैं अब्दुल कलाम साहब के उसमें ये नहीं कहूंगा कि तुम ऐसा स्वप्न देखो कि तुम, स्वप्न वो होते हैं जो बोले जी रात को तो क्या मतलब सोने ना दे, तुम सो करके देखे जाते वो स्वप्न नहीं होते हैं, जो तुमको सोने ना दे वो स्वप्न होते हैं। तो मैं तो इसको और सिंपल भाषा में कहना चाहूंगा, वो बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने कही है, मैं तो सिंपल सा कहता हूँ, जिधर तुमको जाना है ना, बेसिक नॉलेज वहां की इकट्ठी कर दो। उसको करने के लिए जो एक सामान्य रूप से जो उसकी जो जानकारियां हैं, क्योंकि आप हर चीज के एक्सपर्ट नहीं हो सकते हो, उतनी लेवल की एक्सपर्टाइजेशन नहीं आ सकती है, परंतु मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस का एबीसीडी पता नहीं है, मैं कभी नहीं कर सकता। क्योंकि आप कितने भी योग्य लोगों को रखिए, मैं बुद्धि की प्रशंसा करता हूँ, मैं बहुत बुद्धि का प्रशंसक हूँ, सारे बुद्धिशालियों के जो जो इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं ना, मैं बहुत उनका फैन हूँ, बहुत प्रशंसा करता हूँ। पर मेरा मानना ये भी है कि उन बुद्धिशालियों को किसी का आश्रय तो लेना पड़ रहा है ना, बहुत सारी संस्थानों में। आप कहेंगे जी उनके पास साधन नहीं थे इसलिए उन्होंने किसी का आश्रय लेके किसी संस्थान के माध्यम से सेवा दे रहे हैं। तो मैं कहता हूँ हाँ, जितने भी जो लोग चला रहे हैं, क्या उनके पास पहले से था क्या फंड पैसा? ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्यों नहीं कहते? तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन तलाश करते हैं। उन्होंने भी तो चुनौतियों का सामना किया होगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक होती है बुद्धि करने वाली और एक होती है बुद्धि कराने वाली। चलो ये बहुत अच्छा है, एक कराने वाली होती है, करने वाली होती है। तो ये दोनों ही बुद्धि चाहिए। तो करने के लिए बुद्धि चाहिए, एक्सपर्टाइजेशन। तो कराने वालों को एक्सपर्टाइजेशन नहीं चाहिए, पर कराने वालों के लिए बेसिक नॉलेज चाहिए। बेसिक नहीं है तो गया। ये मतलब ये आप तो मतलब चलो सारी चीजें आना, आपको पूछोगे तो आप सहजता से बता दोगे, ये भी सिंप्लीफाई कर लिया तो मुझे याद रहेगा एक कि कराने वाली एक करने वाली। लेकिन अभी जैसे आपने जिस तरीके से इतना जो बुद्धि है उसका ग्रहण किया, नॉलेज था जहां आपको मिल सके, आपकी जो माताजी हो या फिर आपके गुरुकुल के जो
बाकी सदस्य हों, आपने ग्रहण कर लिया, लेकिन अभी उसकी नेक्स्ट स्टेप होती है कि यार उसका मटेरियलाइज हम कैसे करें, उसका इस्तेमाल कैसे करें। और एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने वो जो शादी कहते हैं ना, नॉलेज की और बिजनेस की शादी थी, वो कैसे हुई? मतलब आपका पहला जॉब कहीं था, वहां से आप सीखे, या फिर अब मतलब मैं ये जानना चाहूंगा आपका फर्स्ट जॉब इंटरव्यू था, बिल्कुल। मतलब ऐसा कुछ था? क्योंकि हमारा तो हाँ, होता नहीं नहीं ऋषिकेश भाई, बिल्कुल आपने सही बात पूछी। तो इस तरह के तो हमारा विचार था। फिर हम लोग ये 98 की बात है शायद, जहां तक मुझे स्मरण है, नहीं सॉरी 88 की। 88 में पूज्य स्वामी जी और हम दोनों ही गुरुकुल में, गुरुकुल खानपुर है, ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, नारनौल के पास में। तो पूज्य स्वामी जी वहां पहले से थे, मैं पहुंच गया बाद में। दोनों छोटे थे, पूज्य स्वामी जी मेरे से थोड़े से बड़े हैं आयु में, 3-4 साल बड़े हैं, तो वहां पढ़ रहे थे, मैं पहुंच गया। तो पहुंचने के बाद में एक हमारी अहेतुक मैत्री हुई। अहेतुक मैत्री मतलब हम बहुत सारे बच्चे थे, तो स्वामी जी से थोड़ा सा हमको अच्छा लगा। हालांकि स्वामी जी का स्वभाव और हमारे में बहुत सिमिलरिटी भी नहीं है, शुरू से नहीं थी, क्योंकि स्वामी जी एग्रेसिवली चीजों को करते हैं, मैं थोड़ा सा ठंडा से ही रहने में मेरे को अच्छा लगता है। तो वो चीजें थी, पर हमारी बहुत प्रगाढ़ता सी हुई। हालांकि कुछ महीने के बाद में मैं वहां से निकल गया, और पूज्य स्वामी जी कुछ समय और रह करके वो दूसरी संस्था में चले गए। पर फिर मैं बनारस चला गया, वो चले गए गुरुकुल कालवा, ये जींद डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में ही है। मैं बनारस चला गया, फिर बनारस से फिर मैं भी जींद डिस्ट्रिक्ट वाले गुरुकुल में आया। तो क्योंकि संस्कृत में हमारे पास साधन नहीं थे, फ्री का ही एजुकेशन मिल रहा था हमको, हमको शास्त्र पढ़ना था। तो ऐसे तो हमको कोई ऐसा नहीं था कि हमको दुनियादारी में जाना है, शादी ब्याह करने हैं, बच्चे पालने हैं, नौकरी करना है, बिजनेस करना है। कोई जिंदगी का मकसद नहीं। मकसद था कि शास्त्र पढ़ेंगे, विद्वान बनेंगे, कुछ साधना करेंगे, कुछ शास्त्रों को, जीवन के रहस्यों को जानेंगे कि लाइफ का इसका रहस्य क्या है, ये जिंदगी क्या है, मौत क्या है, प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, दुनिया क्या है। हमारे सब्जेक्ट्स तो ये थे। मतलब जानना हमको, लोगों को था नहीं कि मेरे को बिजनेस जानना है, मेरे को सर्विस में जाना है, मेरे को ये जानना है, मेरे को ये कंपटीशन का नॉलेज नहीं। एक ही चीज जानना था, वो था कि जीवन का मकसद और ये जो दुनिया है नहीं क्या है। तो इस चक्कर में फिर हमारा क्या हुआ कि फिर मैं वहां पहुंचा, फिर हम कुछ साल पढ़े, इन्हीं चीजों के लिए पढ़ाई करते रहे। फिर क्या हुआ कि हम पहुंच गए गंगोत्री। गंगोत्री पहुंच करके फिर गुफाओं में, एक गुफा में स्वामी जी अलग, फिर हम एक गुफा में अलग। बताओ आप ये कल्पना, सच में गुफाएं अभी भी हैं, लोग सारे गंगोत्री वाले जानते हैं, आज भी याद करते हैं। हम वो लोग हैं जो कहेंगे ना गुफा में तो बोले आदि मानव रहा करते थे, हम भी आदि मानव से शुरू हुए, समझ लो आप। हम सभ्य दुनिया जिसको कहते हैं ना लोग, सभ्य दुनिया, हाँ सभ्य है। दुनिया को चलाने का दायित्व तो हमको करना पड़ रहा है, पर हम, हमारी पैदाइश सभ्य दुनिया से नहीं है जिसको लोग सभ्य कहते हैं। तो वहां से पूज्य स्वामी जी बिल्कुल गांव के अंतिम पिछड़े जगह से हैं। वो गांव आज भी है, अलीपुर जो है नानौल के पास में। तो इस तरह से ना तो हमारी कोई मैचिंग नहीं थी, पर भगवान ने ऐसे मैच करवा दिया कि जैसे कहते हैं ना, वो ऐसा चिपकाने वाला लोशन लगा दिया कि जो अलग होता ही नहीं है। उसको छुड़ाने के लिए अभी भी प्रयत्न होते रहते हैं। आप ये भी पूछने वाले ऋषिकेश जी, पहले ही बता दूं कि आप लोगों को मैत्री आपस में, तो जैसे कहते हैं ना, लोग तो मिल करके रहना चाहते हैं आपस में, भाई हैं, बहनें हैं या परिवार है, वो मिलके रहना चाहते हैं, पर लोग तो नहीं मिलके रहने देते। तो क्या सही है। आप ये मानते हैं कि किसी कोई परिवार टूटता है तो भाई और भाई के कारण से टूटता है? नहीं, मैं तो नहीं मानता। नहीं हो ही नहीं सकता, कैसे? मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है चीज। वो जो होता है ना कि वो एक, चीज तो यहाँ भी होती, यहाँ भी होती है। तो वो होने से कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि जो फिर उस पर ये निर्भर करता है कि जो लोग तो परीक्षाएं ले रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अपने जैसे किसी के लिए भी, क्योंकि हम लोग बिजनेस के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो थोड़ा मैं चीजों को उधर ही जोड़ना चाहूंगा थोड़ा, कि जैसे हम लोग काम करते हैं ना, काम करते समय में हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि लोग आपको उत्तेजित करेंगे, आपको नेगेटिव सुनाएंगे, आपके इर्द गिर्द चापलूस लोगों की फौज लगनी शुरू हो जाएगी, सब होंगे, होते हैं, हमारे पास प्रयास करते हैं। सबको पता है कि आचार्य जी के पास जाकर के किसी की सुना देगा तो तेरे नंबर बनने तो उल्टे कट जाते हैं, इसलिए मेरे पास आने से बचते हैं। पर वो तलाश करते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे इतने बुद्धि लेकर के घूमते होते हैं, वो देखते हैं कि मैनेजमेंट में अच्छा ये 5 लोग बैठे हैं, कौन सा किस स्वभाव का है, कौन से को कौन सी बात अच्छी लगती, वो पूरी तैयारी के साथ घूमते हैं। तो तैयारी के साथ घूमते वो क्या करते हैं, उनका काम क्या है कि आपके दिमाग में वायरस छोड़ देना।
आप सारे सीक्रेट्स बता दो, आप सारे सीक्रेट्स अभी मतलब मैनेजमेंट के बता रहे हो आप, सॉरी मैंने आप कट किया, लेकिन ये सारे सीक्रेट्स बता रहे हो आप चालू रखिए। तो मैं बता रहा हूँ वो वायरस छोड़ देंगे। आप किसी सिस्टम में काम करते हो तो लगे कि इस ऋषिकेश को बेचैन करना है तो आपको बेचैन करने का रास्ता मैं बताता हूँ, वो क्या करेगा। आप कह रहे ऋषिकेश सुन, वो जो था ना तेरा, वो साथ में काम करता है, तेरा जो बॉस है, कोई भी जो आपका थोड़ा नियर डियर होगा, जिससे आपको लेना देना काम पड़ता है, वो तो तेरे लिए ऐसा ऐसा कहता है, ऐसा सोचता है। अरे नहीं नहीं भाई, वो तो मेरा अच्छा फ्रेंड है। तो अरे भाई मान ले वो कह रहा था ऐसा। अच्छा, बोले अच्छा, बस ऋषिकेश ने यूं करी ना, उसका काम पूरा हो गया। क्यों? छोड़ दिया वायरस। अब ऋषिकेश बेचे, सारी शांति भंग। तो ये जो चीजें कि समाज में बहुत ज्यादा है, तो ये हमको बचना होगा। यदि आपको कुछ भी चलाना है, मैं कहता हूँ आप चाहे जॉब करो, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे छोटा करो, चाहे बड़ा करो, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ना, वो तो सेम है भाई। नियम और मर्यादा व्यवस्थाएं अलग नहीं है कि मेरे को बड़ा बिजनेस करना है तो मेरे को अलग व्यवस्था में रहना है, छोटा करना है तो अलग रहना है, नौकरी नहीं है। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ ऋषिकेश जी, एक चीज ने हमारा जीवन और खराब किया भारत में, पहले नहीं थी परंपरा। आज हम कहते हैं अरे भाई ये तो मेरा पर्सनल लाइफ है, ये तो मेरा पब्लिक लाइफ है। अरे पर्सनल और पब्लिक क्या होता है? जो है वही है ना लाइफ। तो एक जिंदगी जिए हम, डबल जिंदगी ना जिए। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे काम करते हैं, मैं कहता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, करीबन 40,000 कर्मचारी आज टोटल रेगुलर एम्प्लॉय है पतंजलि पूरे ग्रुप में। यदि मैं करूं तो 40,000 लोगों की सैलरी प्रति माह डायरेक्ट संस्थानों से जाती है, इतने लोग काम करते हैं। तो मैंने सबको, हमको जब मौका मिलता है, श्रद्धेय स्वामी जी इस बात को बोलते हैं, हम कहते हैं भाई सुनो, लाइफ एक ही होनी चाहिए, आपको उन्हीं मर्यादाओं में जियो ना। जैसे हम कहते हैं कि हमारे संस्थान में धूम्रपान वर्जित है, मद्यपान वर्जित है, मांसाहार वर्जित है, बाकी चीजों का जैसे होती जो चारित्रिक दोष के लिए मना है। तो ऐसा तो नहीं कि बोले जी हम वहां तो बिल्कुल सिगरेट नहीं पीते जी, परिसर में बाहर जाकर के सुट्टा मारते हैं। तो छोटे लेवल के कर्मचारी कुछ हो सकते हैं, पर सीनियर लेवल पर जो थोड़ा व्यवस्था के जो मैनेजर लेवल पर है, उससे ऊपर है, उनको हम मना करते कि भाई ये दोगली जीवन नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस का मकसद क्या है? हमारा बिजनेस का मकसद है कि आप स्वस्थ रहें, आप बुराइयों से बचें, समाज के अंदर जो भी बुराइयां हैं वो खत्म हो जाए और जीवन की शुचिता भी बनी रहे। पर आप अपने जीवन में ही बुराई करोगे, जीवन में ही जो है ना ऐसी तैसी करोगे, समाज की जो ताने बाने को, मर्यादाओं को छिन्न भिन्न करोगे, तो फिर आपको तनख्वाह दे करके सिर्फ मेरे बिजनेस को आप चला रहे हो, पर मेरे जिस समाज की कल्पना के लिए मैं बिजनेस कर रहा हूं वो तो मेरा खत्म हो रहा है। तो इसलिए हमको वहां भी देखना है। तो जीवन हम सब एक ही जीवन को जी। अब बिजनेस का एक फंडा और सिखा देता, हम बात करते हैं बिजनेस के अंदर अडल्टेशन की, नकली सामान की, मिलावट की, गुणवत्ताहीनता की, उन सब का एक समाधान क्यों करते हैं। हिंदुस्तान में एक इतना बड़ा तबका है, उनका काम ही नकली सामान बना, बहुत बड़ा तबका है। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हम अपने जीवन के निर्वहन के लिए कभी भी दूसरे के जीवन को खतरे में न डालें। आपके सामान की गुणवत्ता और क्वालिटी, आप कॉस्मेटिक करते हो, आप अपने पर लगाते हो कि नहीं लगाते, आप फूड बनाते हो, आप अपने बच्चों को अपने आप को खिलाते हो कि नहीं खिलाते हो। यदि चीजें आप स्वयं के लिए प्रयोग करने के लिए आप बाकियों को छोड़ करके अपना यूज करते हैं, इसका मतलब आपकी प्रोडक्ट बढ़िया है। जितने भी जो कंपनियां, जो सामान बनाने वाले लोग हैं, मैं कहता हूं कि उनके रसोई में, उनके किचन में ये नियम बना देने चाहिए। जैसे 2 नियम यदि भारतवर्ष में बन जाए, जो भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, जो भी कंपनी का जो ओनर है, जो भी डायरेक्टर है, जो सामान उस कंपनी में बनता हो तो बोले पहले वो यूज करें। जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको कह दे कि जितने भी मास्टर हैं, जितने दूसरे, बोले उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हो। जितने भी हॉस्पिटल है, डॉक्टर बोले तुम्हारे घर में से कोई बीमार होगा तो तुम्हारे वाले हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करेगा। यदि ऐसी व्यवस्था एक दिन में व्यवस्था हो सकती है, भाई साहब सब सुधर जाएंगे, स्कूल सुधर जाएंगे, हॉस्पिटल सुधर जाएंगे, सारी जो बदमाशियां खत्म हो जाएगी एक दिन के अंदर। पर हम सोचते हैं कि अच्छा तो हो पर पड़ोसी करे। पड़ोसी क्यों करेगा भाई? हमको चैरिटी विजन होम, हम घर से चैरिटी शुरू करें ना। हम अपने आप को सुधारने का जो काम है स्वयं से हम शुरू क्यों नहीं कर सकते?
तो जो पतंजलि की उत्पत्ति है, हम पहुंच गए गंगोत्री में, बैठे हैं बाबा जी, हम आनंद ले रहे हैं। अभी भी वो दृश्य याद आते इतना आनंद आता है। गंगा इतनी कल कल आवाज कर करके बहती, गंगा के किनारे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और अपना चद्दर लपेट करके और पत्थर पे बैठ करके जब ध्यान हो रहा, क्या आनंद का वातावरण था। रोटी तो मांग करके खाते थे, मिल जाती थी आराम से, क्योंकि लंगर बहुत चल रहा है। तो वो अपने खाए, अपना शांति से बैठे सुबह शाम, तो अपना ध्यान भजन साधना कर रहे थे, अपने थोड़ा स्वाध्याय करते थे, हम दर्शन योग दर्शन पढ़ रहे थे, हम बाकी चीजें कर रहे थे। करते हुए तो स्वामी जी भी वही थे। फिर हमारे को लगा कि भाई स्वामी जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि कब तक क्या करेंगे आगे, कोई फ्यूचर नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई ऐसा प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं। भाई मेरे को भगवान की तरह से आयुर्वेद योग शास्त्र हमने पढ़े, स्वामी जी ने भी वही पढ़े। हमारे पास वही था जो जैसे कहते हैं ना खजाना, हमारे पास और कोई खजाना नहीं, ना घर वालों से कोई रिलेशन नहीं, माँ बाप का एक पैसा आने का तो कोई मतलब ही नहीं था, जिन्होंने हमारे पढ़ाई में पैसे खर्चे नहीं कराए तो बाकी कहाँ से देते हो कुछ भी। और जिंदगी में आगे पीछे कोई नहीं, रिश्ते नाते नहीं, घर वालों से संबंध नहीं, संपर्क नहीं। कल्पना करके देखिए ऋषिकेश भाई, ये लंबी छोटी कहानी नहीं, मैं आपको जो सुना रहा हूँ 92 93 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जब हम गंगोत्री के गुफाओं में बैठ करके, गंगा बाग में देखिए स्वामी अपरोक्षानंद जी की गुफा, ये इतना बड़ा विशाल पत्थर, उसके पीछे थोड़ी दीवार सी बना के उसके नीचे तो खूब ठंड लगती थी, तो बड़ा आनंद से रहे। तो वो ये कहानी लोगों को लगता है कि ये कहानियां हैं, ये सच में ही हमको भी लगता है। कभी कभी जब मैं अपनी बातें याद करता हूँ तो मैं भगवान की क्या मर्जी थी बताओ। तो देखिए आपने ये तो सुना होगा कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, हार्वर्ड में पढ़ा, बड़ा बिजनेस शुरू करा, बड़ा ये इसकी हिस्ट्री का। अरे भाई बोले कहाँ गया, बोले गुफा में गया, बोले क्या कहा, बोले भिक्षा मांग करके खाता था, बोले क्या पढ़ा, बोले संस्कृत पढ़ा, और क्या करते थे, बोले घूमते थे, बोले रोटी रोटी भी बोले मांग के खाते थे। तो वो फिट बैठती नहीं बात। अभी हम ये कह सकते हैं कि जो वेदों से पढ़ा वो सबसे भारी पड़ गया, मतलब वो सबसे भारी पड़ा, जो वेदों में पढ़ा वो सबसे भारी पड़ा। कि मैं वो पूछूंगा जो किसी को पता नहीं, तो मैंने बता दिया भाई हमारी यथार्थता तो ये है। और हमको एक बात और बता दूं, एक बड़ी बात ऋषिकेश भाई, ये बड़ी बात है, हमारे भारतवर्ष के अंदर एक परंपरा ऐसी खड़ी हो गई थी जो थोड़ा सा टाई टुई लगा, हालांकि अपने तो लगा भी नहीं रखी टाई, तो टाई टुई लगा लिया, थोड़ा सुटेड बुटेड हुआ, होने के बाद में क्या करता था ना, वो अपने आप को ना खानदानी रईस समझने की परंपरा थी। कि लोग सोचता था, जैसे हम लोग सुनते थे, बोले पिताजी गांव से घी लेकर डिब्बा ले आया, लड़का कॉलेज में पढ़ता था, फ्रेंड्स ने पूछा, बोले भाई ये कौन है, बोले ये मेरे घर में काम करता है, बाप ने सुन लिया, बोला दुखी होकर के निकल गया। तो ये एक मानसिकता थी कि लोग अपनी रईसी का बखान करते थे, चाहे घर में कुछ भी ना रहा हो। पर ये हम लोग ही थे, मैं आपको ये बता दूं, जिसने अपने अतीत, अपना इतिहास, हमने बहुत बेहतरीन ढंग से कहा कि यही है हमारे, हमको गर्व है ना, हम अभाव में थे ना, चोरी चकारी तो नहीं करते थे, किसी के लिए कोई गलत तो नहीं किया ना, कोई इतिहास हमने कलंकित तो नहीं किया ना, हमारे माँ बाप ने पुरुषार्थ करते थे, 2 जून की रोटी जुटाने के लिए उनको खून पसीना बहाना पड़ता था। पिताजी मेरे न जाने कितनी जगह पर दर दर की, तो कोई नौकरी का कोई ऐसा तो था नहीं, वो डेली वेज पर थे, न कहीं ईपीएफ था, न रेगुलर नौकरी थी। पूज्य स्वामी जी छोटे से गांव में 3-4 एकड़ जमीन, वो पानी भी नहीं, वहां पर पानी हो गया तो खेती हो गई, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वहां से निकले। तो उस चीज को जब हमने पूरे ढंग से, ना हमने अपने गुरु, अपने एजुकेशन का, ना अपने बैकग्राउंड का, ना अपने परिवार का, ना समाज का, हमने कोई भी चीज, सब कुछ पारदर्शिता। यदि आप कहें कि पैदा होने से लेकर के एक एक पल का आप कड़ियां जोड़ दो और बता दो, हमको कोई परेशानी नहीं। भगवान की दया से हमारा जीवन भी, अतीत भी ठीक ठाक रहा। क्योंकि कई बार होता है ना, आदमी बड़ा तो बन जाता है, पर पीछे की सोचकर वही घबरा जाता है, तो मैं तो ऐसा था। तो हमको गर्व की अनुभूति होती है। तो उसके बाद ऋषिकेश भाई आज एक परंपरा पड़ गई। फिर उसके बाद आदरणीय मोदी जी ने, भाई मैं तो चाय बेचा करता था, मैं तो उस घर से खड़ा हूं, तो अब तो क्या हुआ कि गरीबी दिखाने की होड़ लग रही है, अभाव को बताने की होड़ लग रही है। सब कहते हैं, बोले हम भी बहुत अभाव से नहीं, पहले होता था हम तो खानदानी रईस घर से निकले, तो ये उल्टा हो गया, चेंज हो गया स्टोरी, पूरा नैरेटिव चेंज। नहीं वो तो है, ये भी इसकी शुरुआत भी मैं आपको सच बताऊं तो पतंजलि से ही हुई है। साधारण सा बताओ, मतलब सच्चाई है। आचार्य जी एक सिक्योरिटी मैन और चौकीदार और मैं बोला एक मजदूर किसान, वो करते करते महाराज जी ने इतना रटवा दिया पूरे देश को, तो उनको लगता है कि हम छोटे बन करके छोटे परिवार खानदान बताएंगे तो हम बड़े हो जाएंगे। तो अब ये लगने लगा थोड़ा लोगों को, तो ये अच्छी बात है। तो हम लोग वहां जब गंगोत्री में थे
उस समय पर हमारे मन में सिर्फ दो बातें थी, क्योंकि वो सब लोगों को पता होना जरूरी है। हम लोगों ने बैठ करके बात करी, हमारे पास दो विकल्प थे। दो विकल्प क्या थे? क्योंकि ये तो हमने सोचा था कि शादीशुदी तो करानी नहीं है, ब्याह करना नहीं है, घर बसाना नहीं है, हमको आध्यात्मिक रूप से जो हमारी प्राचीन जो सनातन विधाओं में जिनको हम साधु महात्मा संत इस तरह के जो हम कहते हैं, हमको उसी तरह की लाइफ को जीना है। ये तो हमने सोच लिया। फिर करेंगे क्या? हमारे पास बहुत सीमित ऑप्शंस थे। एक तो ये था कि हम किसी मठ मंदिर आश्रम में, क्योंकि बहुत सारे आश्रम है पुराने मठ मंदिर, बड़े बड़े मठ मंदिर हैं, हम कहीं जाकर के किसी महात्मा का शिष्य बन जाते। शिष्य बनने से क्या होता, महात्मा जी पहले अपने सेक्रेटरी बना लेते, थैला टंगवा लेते, लेके घूमते, जो भी करते हैं बाबा जी के, हम किसी के भी सेवा करते ये करते, धीरे धीरे हो सकता है कि हमको वो पसंद आ जाए, हमारे सामर्थ्य हो तो शासन का उत्तराधिकारी बना लेते। थोड़ा इजी था वो। क्यों? क्योंकि उत्तराधिकारी बनने से फिर, क्योंकि उनके चेले अपने चेले हो जाने, उनका माल अपना हो जाना, तो कंफर्ट जोन था। दूसरा था कि हम कहीं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जैसे गुरुकुलों में, कहीं पर भी, क्योंकि हमने पढ़ा था, हम पढ़ाई शुरू कराते, जाके पढ़ाते, लोगों को सिखाते। दूसरा ऑप्शन ये था। तीसरा ऑप्शन ये था कि हमने जो योग और आयुर्वेद को जो जाना है, सीखा है, कि लोगों को थोड़ा प्रवचनात्मक ढंग से अलग अलग जाते, पर वो उसको सिखाना शुरू करते। तो हमने, वो सबसे कठिन था। क्यों? क्योंकि जब आपके पास कुछ भी नहीं हो, तो हमने फिर वही शुरू किया। हमने ये शुरू किया कि गंगोत्री से हमने शुरू कर दिया। मेरे को आज भी स्मरण है, 93, 94 में मैं थैले में बहुत सारी दवाई रखता था, तो बोले डॉक्टर ब्रह्मचारी जा रहा है, वैद्य ब्रह्मचारी जा रहा है। लोग खुश होते थे, किसी का टांग दुख रही है, किसी का कुछ हो रहा है, मैं थैले में दवाई होती थी मेरे पास, वो मर्म चिकित्सा करते थे, तो एक्यूप्रेशर जिसको बोलते हैं ना, छोटा सा टूल उसके अंदर थैले में होता था, जा करके लगा देनी, मालिश मुलिश कर लेने, नास नुस खेस लेनी, कमर कुमर दर्द तो ठीक आसन, ऐसा करते थे। तो किसी को बुखार हो गया, किसी को सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, तो एकदम डॉक्टर तो कोई अवेलेबल भी नहीं था, तो सब लोग बड़े प्यार से हमको करते थे। तो धीरे धीरे रुतबा तो अपने आप बन गया वहां, तो विद्या से रुतबा बना ना, तो वो ठीक है, इधर का वो ताला खुल गया था ना, ताला थोड़ा खुल गया था, ताला खुल गया था। तो खुले हुए ताले के साथ फिर जो ना चीज, इसलिए दिमाग को कहते हैं लोग हमेशा खुला रखो। इसका मतलब ये कि आप अपने दिमाग को बंद मत करो, क्योंकि न जाने बहुत कुछ सीखने के बाद में भी कुछ ऐसा सीखने को मिले, न जाने कब मिले और कहां से मिले। कभी कभी तो सड़क चलते सामान्य सा बहुत साधारण आदमी, मैं एक बात बताता हूँ, मेरे को शौक थे, बात रोक करके, मेरे को एक और शौक था बड़ा विचित्र, लोगों को तो अलग अलग शौक होते हैं, मेरा शौक था कि कोई महात्मा दिखाई दे ना, साधु, जटा वाला बाबा दिखाई दे, या ऐसा झोला झोला टांगा हुआ भगवा दिखाई दे, मेरा मन ये करता था मैं उससे जरूर पूछूं कि तू साधु क्यों बना। तो मेरी अब तो पूछने लायक, क्योंकि सब जानते तो उस तरह को जानता नहीं था, तो बाबा के जब बैठा एक ही प्रश्न पूछता था सबसे, अब आप साधु क्यों बने? तो बहुत सारी कहानियां होती थी। तो एक महात्मा मिले, बिल्कुल बैरागी, वो बिल्कुल ऐसे ही बैठे थे नदी के किनारे पर, एक झोपड़ी सी डाल रखी थी। तो मैंने कहा बाबा जी आप साधु क्यों बने? तो उन्होंने कहा कि साधु स्वभाव है, तो उसका तो उन्होंने अच्छा उत्तर दिया। फिर बाद में उन्होंने मेरे से उल्टा एक प्रश्न पूछा, बोले बाबा कृष्ण ये बताओ, तुम जो है संसार के लिए तो दुनिया रोती है, तुमने घर छोड़ा किसके लिए? भगवान के लिए। कभी भगवान को याद कर करके तुम कभी रोए? इतना ही पूछा। सच बताऊं, उस दिन मेरे को बहुत रोना है, मैं बहुत रोया। मुझे लगा हाँ तो बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए, जिसको देखा नहीं, जिसको जानते नहीं, जिसको कुछ नहीं, लोगों ने कहा कि भगवान होता है, और भगवान के लिए साधु महात्मा तप किया करते थे, साधना किया करते थे। हम निकल गए, निकल करके फिर हमने कहा, तो मेरे को पता नहीं बहुत विचार चलने लगे, बहुत मैं रोया। तो साधुओं से, महात्माओं से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया। तो गंगोत्री में उस स्थिति से फिर निकलने के बाद एक विचार हुआ कि हमको कहीं ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहां पर हम अपने योग आयुर्वेद की गतिविधियों को थोड़ा बढ़ा सकें। तो जाए कहाँ? फिर वही था कि किसी मठ मंदिर में जाते तो सांप्रदायिक के हर एक के नियम होते हैं। हम लोग गुरुकुल के पढ़े हुए, गुरुकुल मैं बता देता हूँ, गुरुकुल परंपरा आपने पूछा था ऋषिकेश भाई, गुरुकुल अर्वाचीन समय में गुरुकुल परंपरा को पुनः जागृत करने का काम स्वामी दयानंद के जो शिष्य थे स्वामी श्रद्धानंद जी, गुरुकुल कांगड़ी आपने सुना होगा, अर्वाचीन समय का पहला, बाकी संस्कृत विद्यालय और पाठशालाएं होती थी,
पर गुरुकुल के रूप में स्थापित करने का श्रेय उनको जाता है। इसके अतिरिक्त अभी भी देश के अंदर लगभग कुछ हजार गुरुकुल हैं अभी भी, पर वो कई स्टेट लेवल के एग्जाम्स दिलाते हैं लोग स्टेट बोर्ड से, कुछ किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू चलते हैं। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे, कहीं थोड़े विद्यार्थी हैं, कहीं बड़े हैं, तो ऐसा चलता रहता है। परंतु वहां पर मॉडर्न एजुकेशन की तरह से एडवांसनेस नहीं है, साधन नहीं है, या उस लेवल पर अभी भी नहीं है। तो गुरुकुल मतलब गुरुकुल के नाम पर तो जब हम पढ़ते थे तो उस समय पर भी हरियाणा में एक दो चुटकुले हुआ करते थे। तो बोले क्योंकि हरियाणा में एक कहावत थी तब, बोले बदमाशी मत करियो, गुरुकुल भेज देंगे, गुरुकुल घाल देंगे। तो इसका मतलब ये था कि बच्चा जब उद्दंडता करे कुछ ना, बस गुरुकुल में डाल दो। बस गुरुकुल में। ये भी शुरू हो गया था हरियाणा में एक बार। तो फिर एक बार एक कहानी सुना देता हूँ, पता नहीं आपका समय कितना रह गया। समय नहीं, मतलब मैं क्या हो रहा है ना, मतलब कि जो आप नॉलेज दे रहे हो मैं अकेला ले रहा हूँ और मेरे में स्वार्थ भाव जाग गया, लेकिन हमारे बहुत ही एक करीबी मेहमान भी वेट कर रहे हैं, तो मैं उनको इस कॉन्वर्सेशन में ले लेता हूँ। स्वाद जगाओ। हाँ, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि मेरा स्वाद भाव काम करके हमारे साथ है लिंगराजू सावकार जी। वो एक किंडल नाम की कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, उनके प्रेसिडेंट हैं। और जैसे आप कुछ अलग तरीके से काम करते हैं, समस्या से समाधान वाली बात, वैसे ही ये भी समस्या से समाधान से करते हैं। आप जड़ी बूटी से करते हो, सर कोडिंग वोडिंग करके कंप्यूटर पे करते हैं। और जैसे आपने बहुत सारी चीजें बताई कि जैसे एक चैलेंज होता है, अभी आप बता रहे हो कि आपने, और वो जब आप वो बात कह रहे थे, आपकी आंखों से मैं देख पा रहा था कि वो जो पेन है कि यार ये जो गुरुकुल की शिक्षा है वो ग्लोबल लेवल पे नहीं जा पा रही है, साधनों की कमी है। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि लिंगराजू जी हमें डेफिनेटली सॉल्यूशंस दे सकते हैं कि कैसे ये चीज हम ग्लोबल कर पाए। सो अभी आपकी जो स्टोरी आप कंटिन्यू कर सकते हो, लिंगराजू सर अपने साथ हैं। तो अभी मैं बस लिंगराजू जी नमस्कार आपको। नमस्कार आचार्य जी। आप एंजॉय करने वाला कर रहे हैं, तो आपको भी कुछ पूछना तो पूछ डालो। अभी तो हमको छेड़ के छोड़ दिया ऋषिकेश ने, तो कुछ आप पूछिए तो मैं फिर दोनों को मिला के शुरू हो जाता हूँ। ऋषिकेश जी, हमें कुछ ज्यादा पूछने का नहीं है, सिर्फ आपसे मैं धन्य हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, जो आप जो बोल रहे हैं वो सुन रहा हूँ। मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं है क्योंकि मैं साउथ से हूँ, बट फिर भी कोशिश आप बढ़िया बोल रहे हो भाई साहब। सुनो, एक बात मैं आपको बता दूं लिंगराजू जी, मैं एक बात इसके लिए भी मैं बता देता हूँ। जब कोई कहे ना कि आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, उसको आपको पता है क्या उत्तर देना? बोला तू तमिल तेलुगु कन्नड़ा जहां से भी आप हैं, बोला जरा 2 लाइन बोल के दिखा दे। तो भाई साहब ये भी हमारे लिए क्या है, ये गर्व होना चाहिए। मेरे पास बहुत दक्षिण भारत के इधर उधर के लोग आते हैं, तो मैं तो 2-4 लाइन में बोलता हूँ, वाह क्या कमाल है। हमको गर्व होना चाहिए। यानी हम शब्दों के पीछे क्यों भागना चाहते हैं, हम भावनाओं के साथ क्यों नहीं रहना चाहते। यह मेरी एक स्पष्ट सोच है। और आपके माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में जिनकी मदर टंग हिंदी नहीं है, उन लोगों को जैसा भी आता है भावों के संप्रेषण करने के लिए बिंदास हिंदी में बात करनी चाहिए। और कोई कुछ कह दे तो उसको यही एक ही उत्तर कि बोले भाई हमारी वाली भी बोल के दिखा दे तू। तो इसलिए बढ़िया बोल रहे हैं आप, बिंदास हैं आप, बिल्कुल मत सोचिए, सोचना ही नहीं, आज से बंद सोचना इस बात को। आपसे ये सुन के बहुत एनकरेजमेंट होता है। और अगर मैं बोलती हूँ कुछ गलती हो गई तो ये मत बोलना, बिल्कुल नहीं बोलोगे आप। गलती कर लेना, करने के बाद में भी कोई छेड़े ना तो वही उत्तर देना जो मैंने बोला है, आप बिंदास बोलिए। और मैं बहुत सालों के बाद हिंदी में वापस लिखना शुरू कर दिया, जब आपकी बातचीत से जो चल रहा था। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखो मैं आपको सच बताता हूँ, एक बार क्या हुआ, हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम चल रहा था, बहुत सारे विदेशी मेहमान आए हुए थे। तो उसमें एक बहुत बड़ा मैनेजर था किसी संस्थान का, ये सत्य घटना है। तो बाद में उसने पूछा कि आपको कैसा लगा, लोगों ने इंटरव्यू लेने के लिए। बोला मुझको ये नहीं पता कि आचार्य जी ने क्या बोला, क्योंकि आचार्य जी हिंदी में बोल रहे थे, मुझको हिंदी समझ में नहीं आती है, पर आचार्य जी इतना मीठा बोल रहे थे, मेरे को कई दिन से नींद नहीं आ रही थी, मैं शांति से सोया। तो इसीलिए जो शांति और शकून जो है ना, वो भावनाओं में है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो ये भावनाएं, संवेदनाओं को जब आप कहीं पर भी संवेदनाओं के साथ जोड़ते हैं ना, जैसे हमने भावनाओं के साथ हिंदी से जोड़ लिया ना, तो बस ये बिल्कुल आपको आनंद देगा। पर उसमें ये भावनाओं के बाहर वाली चीज को कतई मत जोड़िए। जी थैंक यू आचार्य जी। आई थिंक आपने जो जितना चीज आपने कहा, मेरे साथ मेरा यहाँ पे 40,000 साथियां हैं जो इंडिया में हैं, और बाहर टोटल वर्ल्ड में 90,000 लोग हैं। आई रियली वांट देम टू आपसे एक बार ऐसी
आपकी 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 एडवाइस लेने के लिए ना, वी वांट टू सेट अप वन फोरम जहाँ से आपके बात कर सकते हैं। आपने जो चीज आपने बताया, आई रियली लाइक अ फ्यू थिंग्स। आपने जो बोला ना, आपने एक चीज बताया कि अंदर की ताला खोलना, एजुकेशन जो है वो अंदर की ताला खोलने के लिए है। वो इतना इतना पावरफुल है कि हम सोचते हैं कि एजुकेशन में सोल्यूशन है। नहीं, एजुकेशन में सोल्यूशन नहीं है। एजुकेशन में ताला का खोजने का वो खोज जो होता है ना, वो बहुत, इट ऑलवेज बी देयर। आई थिंक दैट इज इतना पावरफुल था आपको जो मैसेज ना। लिंगम जी, मैं आपको छोटी सी बात, लिंगराज जी आपकी बात को मैं आगे बढ़ा दूं, एक छोटा सा एग्जांपल बोलिए। हमारे यहाँ एजुकेशन में जब बच्चा ग्रेजुएशन करता है, पीजी करता है, पीएचडी करता है, फिर नौकरी ढूंढता है। विदेशों के अंदर आप जाइए, सारी यूरोपियन कंट्रीज में, आप यूके जाइए, यूएसए जाइए, वो ग्रेजुएशन करने से पहले पहले कितना भी बड़ा घर का लड़का क्यों ना हो, वो काम करते हुए पढ़ता, नौकरी नहीं ढूंढता। करेक्ट, अप्रेंटिस। ये फर्क है, क्योंकि हमारी मानसिकता हम लोगों ने खराब करी, ये भी ठीक करना पड़ेगा। जो आप बता रहे हैं, मैं उस बात को समर्थन करते हुए कहना चाहता हूँ कि इसकी बहुत जरूरत है हमारा एजुकेशन। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने उन चीजों को थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास किया है, अन्यथा हम लोगों ने अपने बच्चों की मानसिकता वो हम लोगों ने खराब करी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा ना एकदम सही है। क्योंकि आज की तारीख में जो हमारा इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम है, एजुकेशन के बाद जो लोग काम के लिए आते हैं वो रेडी नहीं रहते हैं, वो काफी गैप्स रहते हैं। और जैसे आपने बताया कि जो इंटर्नशिप, अप्रेंटिस ट्रेनिंग काइंड ऑफ जो कहते हैं, दैट बी वेरी नाइस। दूसरी चीज आपने जो बताया ना, बहुत इम्पैक्ट हुआ। सिर्फ माँ से जो एजुकेशन मिलती है हम ध्यान नहीं रखते हैं। बट जब आपने बताया कि 20 साल के बाद आप माँ के साथ के बैठ के फिर से वो एजुकेशन का ये किया, वो तो हर 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 आदमी का जो होता है ना, वो रियलाइजेशन नहीं होता है, मगर जब आपने ऐसे बोले तो काफी रियलाइज होते हैं। और तीसरा जो आपने बोला ना, लोग दिमाग में वायरस डाल देते हैं, ये तो इट इज सो राइट कि अभी उसका काम तो हो गया, देखिए आपने जो बोला आपका जो वायरस ने बताया मेरे दिमाग में घुस गया कि अरे यार ऐसे भी हो सकता है। लेकिन आचार्य जी, ये एक फायदा हुआ ना कि भी आगे जाके अगर ये वायरस कभी मेरे दिल में आ रहा है या फिर लिंगराजू जी के दिल में कभी आ रहा है, तो वो सोच लेंगे अरे नहीं यार, पता चल जाएगा, बस पता चल जाएगा कि ये वायरस डालने के लिए आया है, निकाल दो, बस निकाल दो। और आपने जो चौथा चीज आपने बताया जी, जो हम जो कंपनीज में बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क अलग होगा, लाइफ अलग होगा, तो इस कॉम्प्लिकेशन में हमारा दिमाग गुम जाता है। बट आपने एक वेरी सिंपल सी चीज बोला कि दुगारी जीवन नहीं होना चाहिए, जीवन एक ही होता है, काम में जो हो वैसे वो एक ही होता है, सो दैट आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आई थिंक ये 4 चीज ना मतलब काफी इम्पैक्टफुल है जो हम रोज काम करते हैं। आचार्य जी, मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट होगा, मेरे साथ 40,000 जो साथियां हैं और 90,000 अक्रॉस द ग्लोब है, उनको एक कॉन्फ्रेंस कॉल, एक कॉल में बुलाऊंगा और आपसे एक बार बात करने के लिए कोशिश करूँ इसी चीजों पे। इससे बहुत, आचार्य जी 1.5 लाख लोग हैं, बस आप हाँ कह दीजिए, बस आप मना नहीं कर सकते। आपने जो भी बताया सिर्फ और एक बार बताना चाहिए, बस और कुछ नहीं। नहीं, हम आपके टाइम लेंगे, आपके ऑफिस से बात करके टाइम लेंगे। ठीक, आपने इतना प्यार से निमंत्रण दिया है तो हम जरूर आपका करेंगे, तो क्योंकि हमारा काम यही है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों को राष्ट्र निर्माण का अर्थ, राष्ट्र निर्माण उद्योगों से होता है, राष्ट्र निर्माण टेक्नोलॉजी से होता है, राष्ट्र निर्माण सभी चीज से होता है, पर सबके निर्माण के पीछे निर्माण करने वाला भी आदमी है, परंतु निर्माण होने के पीछे भी वो आदमी के लिए ही है। तो हम आदमियों से तकनीक टेक्नोलॉजी को तो बना रहे हैं, पर तकनीक से फिर हम आदमी नहीं बना रहे। तो हमको टेक्नोलॉजी से आदमी बनाना है। तो आप टेक्नोलॉजी बना रहे हो, वो आदमी बनाने का काम मेरे को छोड़ दो, मैं लग जाऊंगा उनके साथ। आचार्य जी, नेक्स्ट टाइम से ना मैं पेन पेपर, ये गलत है, मतलब मेरे पास पेन पेपर नहीं है और आप कोट्स पे कोट्स बोले जा रहे हो इतने अच्छे अच्छे। और एक लिखा था ना आचार्य ने बताया, करने वाला बुद्धि और कराने वाला बुद्धि, ये तो एक करने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो। क्योंकि जब तक हमको काम पता नहीं है तो हम किसी को क्या मैनेज करेंगे, तो हमको पहले वो काम को पता रखना चाहिए। इसमें लिंगराज जी मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको। जैसे कई बार क्या होता है कि सडनली हमको काम को तो पता नहीं है, तो करने के लिए आना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं कोई मशीन है, मान लीजिए हमारे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे फूड्स और कॉस्मेटिक और एफएमसीजी में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे को एक नई मशीन लगानी है अपनी फैक्ट्री में, मुझे उसकी मशीन के विषय में बहुत जानकारी नहीं है,
इत्तेफाक से आजकल क्या होता है कि मशीनरी है, टेक्नोलॉजीज है, बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत सारे हमारे पास अल्टरनेट रहते हैं। तो एक आदमी को बुलाया, जैसे मान लीजिए इंटरव्यू से बैठ करके जानने के लिए, तो उसको तो ये नहीं पता मुझको कुछ आता है कि नहीं आता है। मेरे सामने बैठा है, वो बताएगा अभी देखो मेरी इस मशीन के अंदर ये टेक्नोलॉजीज हैं, ये एडवांसनेस है, इसमें ये है, ये है, ये है, वो सुना देता। सुनाने के बाद में ठीक है, सुन लिया, बोले ठीक है अब आपको हम बताएंगे। फिर दूसरा आया, दूसरे ने फिर अपनी मशीन की कहानी बताई। फिर जो उसने बताया था उसने बताया, बोले तेरी मशीन में ये चीज नहीं है क्या? उसने कहा इसको तो बहुत आता है। उसको ये नहीं पता कि तेरा भाई बता के गया अभी थोड़ी देर पहले। फिर तीसरा आता है, तो दो लोग इतने नॉलेज दे करके जाते हैं कि तीसरे वाला तो सोचेगा इनको तो बहुत ही इंडेप्थ नॉलेज है, वो और घूम जाता है, उसकी खोपड़ी घूम जाती है। तो तीनों को मिला करके हमको पता चल जाता है कि वास्तव में हमको जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो किस लेवल की होनी चाहिए। फिर बैठ करके फिर तीनों को आप घुमा सकते हो। Now, Linggaraju, you would relate to this. Now you will realize why there are 3 courts always needed. Absolutely. For the procurement process. और आचार्य जी एकदम आराम से बता रहे हैं, मतलब ये इस तरह से ना, तो आचार्य जी ये पार्ट है ना कि आपने जिस तरह से अभी ये इंपॉर्टेंस समझाई 3 वेंडर्स की, कि क्यों 3 वेंडर्स होने चाहिए, पहले 2 इतने एडुकेट कर लेंगे ना कि थर्ड वाले के साथ तो आप मतलब जजमेंट अच्छा ही कर लोगे। परंतु ना जो वेंडर्स वाले जो सिस्टम है ना, हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, जैसे गवर्नमेंट वगैरह में भी ना, वेंडर्स हम फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, मतलब प्राइस कंपैरेटिव करने के लिए। प्राइस के लिए वेंडर्स नहीं होना चाहिए, क्वालिटी के लिए होना चाहिए। और ये क्वालिटी के लिए जब होएगा तो आप बढ़िया चीज कर पाएंगे। तो लिंगराजू जी प्लीज, मतलब यू गो अहेड, बिकॉज़ आई एम बीइंग वेरी सेल्फिश। यहाँ पे बैठ के अलग से आचार्य जी से टाइम लूंगा हमारे लोगों से बात करने के लिए, और जाके आचार्य से खुद मिलूंगा। बट थैंक यू वेरी मच आचार्य जी, आपसे। लिंगराजू जी एक बार आप जरूर आइएगा पतंजलि। पक्का मैं आपकी बात मानूंगा, मेरी इतनी मान लेना कि एक बार आप आकर के जरूर हमारे पतंजलि को देख लीजिएगा। तो समय बहुत हो गया, मैं थोड़ा सा बता दूं, एक छोटी सी बात कह करके खत्म कर लूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम क्योंकि दरअसल पतंजलि क्या है, पतंजलि क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आज हेल्थ में पतंजलि से बढ़िया कोई ब्रांड नहीं है पूरी दुनिया में। क्योंकि हमारे पास आज करीबन 2000 डॉक्टर्स पूरे देश के अंदर फ्री कंसल्टेंसी देते हैं, और हमारे करीबन 1 लाख योगा क्लासेस चलती थी, कोरोना के बाद कम हो गया। लगभग 10 लाख हमारे योगा टीचर्स फ्री योगा सिखाते हैं पूरे देश के अंदर। हेल्थ के लिए हम इतना बड़ा काम करते हैं। इसी तरह से रिसर्चेस के ऊपर हिंदुस्तान में जितना आज योग और आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च हो रहा है, उसमें से पूरी कंट्री का यदि उसको 50% माने तो पतंजलि का इकलौते का रिसर्च का 50% मान सकते हैं। एजुकेशन के लिए मैं धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि भारतीय शिक्षा बोर्ड के रूप में जैसे सीबीएसई बोर्ड है, वैसे एक नए बोर्ड की मान्यता भी उन्होंने करी है अभी। और बाकी चीजों में हम बहुत सारे स्कूल चलाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा आयुर्वेदिक कॉलेज उस मूल्य पर चलता है। आयुर्वेदिक कॉलेज भी सरकार के द्वारा निर्धारित जो फी है उसके अलावा हम 1 पैसा अतिरिक्त डोनेशन के नाम पर नहीं लेते हैं। तो एजुकेशन में, हेल्थ में और अवेयरनेस के लिए वो तो सब आप जानते हैं पूज्य स्वामी जी। तीसरा, अब आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री के रूप में रुचि सोया, भाई कौन सोच सकता था। अब बहुत सारे लोग अब ये कहते हैं, पता है क्या कहते हैं, मैं एक बात लिंगराजू जी ये कह करके खत्म करना चाहता हूं, जब हो जाता है ना, जब हो जाता है तो लोगों को सब कुछ इजी लगता है। हिंदी में कहावत बोले, जो दादा है ना, जो बाबा है घर का, उसके हाथ में जो फावड़ा होता है ना, जिससे हम खोदते हैं, बोले वो हल्का लगता है। बोले बेटा जब तेरे हाथ में लेना पड़ता है ना, पता चलता है कि कितना भारी है वो। तो बोले जी एनसीईआरटी से निकाल दिया, निकली हुई कंपनी कोई है दुनिया के अंदर? किसी ने सोचा था कि उससे निकलने के 2 साल बाद लोग कहते हैं बोले बाबा ने क्या किया, बाबा ने बोला उस कंपनी में से कुछ शेयर बेच करके बोले लोन चुकता कर दिया। अरे हमें लोन पेमेंट टाइम से पहले कर दिया तो भी लोगों को परेशानी। तो दुनिया में वही वाली बात है भाई साहब, जो आपको वायरस छोड़ने वालों की कमी नहीं है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो आपको ये तय करना है, मैं सब लोगों को ये कहना चाहता हूं, आप जिंदगी के मकसद को तय करिए, उसको पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाइए। यदि आप इस चीज में देखने के लिए लग गए कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो वो कहेंगे। एक छोटी सी कहानी सुना करके मैं बात को खत्म करा देता हूँ। कहते हैं कि बोला एक आदमी जो है बाप और बेटे थे, गरीब थे,
तो वो धोबी कपड़े धोने का काम करते थे, नदी में गधे को ले जाते, अपना कपड़ा धो करके लेकर के आते। तो बोले जी पहले बोला कि क्या करें, तो वो बाप जा रहा था गधे को लेकर, दोनों बच्चे जा रहे थे, तो गधा वैसे ही जा रहा था, खाली था, कपड़ा डाल के आ गए थे। तो वो लोगों ने कहा बोले मूर्ख हैं, बोले गधा है, पर बोले देखो पैदल जा रहे हैं, कोई बैठता नहीं इसमें। तो उसने बाप ने सोचा बेटा तू छोटा है, तू बैठ जा। बैठ लिया बेटा। तो लोग आगे जा रहे थे, लोगों ने कहा बोले देखो कितना मूर्ख है ये, कितना अपने आप को समझता है। बोले ये जो लड़का जो है, बोले अपना बुढ़े बाप को तो पैदल ले जा रहा, बोले अपने आप गधे में बैठ गया। तो बेटे से रहा नहीं गया, बोले बापू तू बैठ ला, मैं उतर जाता हूँ। फिर बापू को बैठा दिया, अपने आप उतरा। फिर लोग कह रहे हैं बोले देखो ये बुढ़ा जो है इतना छोटे से बच्चे को पैदल लेके भेज रहा है, अपने आप गधे पे बैठ गया। तो उसने कहा बेटा ऐसा करते दोनों बैठ जाते हैं। दोनों गधे पे बैठ गए। फिर और आगे जा रहे लोगों ने कहा बोले इनको थोड़ी दया नहीं है, थोड़ी शर्म नहीं आती है, बोले कमजोर सा गधा। बोले दोनों बैठ गए। तो बोले क्या करें, तो बोले बेटा वो सीधे थे, बोले बेटा ऐसा कर लेते हैं, तो बोले दोनों गधे को उठा लेते हैं। तो दोनों ने गधा उठा लिया। तो लोग कह रहे हैं देखो पागल जा रहे हैं। तो जो है तो इसलिए अपना नहीं तो लोग गधे उठवा देंगे, फिर भी जो है ना फिर भी पागल कहेंगे। इसलिए आपसे जितना सारा आपसे लेसन्स मिला लाइफ का, मतलब but Lingaraju, you will agree with me. Honestly, at 11 o'clock, I was a different person. At 12:06 today, I'm a different person. ये जो आचार्य जी आपने ये जो खोल दिया ना, मतलब 1 घंटे में आपने इतना खोल दिया, और लिंगराजू जी मुझे मतलब सहमत रहेंगे मेरी इस बात से कि he has an ability to uncover another dimension of your brain, and then you realize कि ये भी था। और बस धन्यवाद के अलावा मैं तो कुछ कह नहीं पाऊंगा। आप सबको मेरा बहुत प्रणाम, सबका मंगल हो, सब आप लोग आनंद में रहें जी। लेकिन आपको वो जो 1.5 लाख लोग हैं किंड्रिल के और लिंगराजू जी के साथ नहीं, बिल्कुल लिंगराजू जी मैं निवेदन करूंगा एक बार आप आइए और हम सिर्फ प्रवचनात्मक रूप से जोड़े। बस मैं एक बार बता दूं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वायरस नहीं छोड़ रहा हूँ। नहीं लिंगराजू जी, अच्छा वाला वायरस भी होता है, देखो अच्छा वाला वायरस भी अच्छा होता है। जैसे अपनी बॉडी में जो हम दवाई लेते हैं, जी जो है वो सकारात्मक सोच के आदमी है और ये सात्विकता के साथ काम करने में विश्वास रखते हैं। मैं आपकी कोई फेस रीडिंग करने वाला आदमी नहीं हूं, परंतु मैंने आपको बता दिया है और आप ये सोच करके चल सकते हैं कि मेरे को दुनियादारी से नहीं, आप दुनियादारी से परे आपका एक भाई आपके साथ खड़ा है। इस रूप में आप मेरे को कुछ भी कहें, ठीक है? बहुत प्रणाम। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है भाइयों।